माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो देश में एक प्रकार से हर परिवार को छूता है। हर गांव में कोई न कोई ऐसी इकाई है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगारी के काम के अंदर जुटी हुई है, देश के विकास के अंदर योगदान करती है। और ये जो विधेयक है, ये आपके माध्यम से पारित होने के बाद इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता इसका विकास होगा, सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान में भी कई नए मानांक गढ़ने के लिए मौके उपलब्ध होंगे। और एक प्रकार से सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारी नेतृत्व, कोऑपरेटिव लीडरशिप पूरे देश को प्राप्त होगी। और मेरे लिए एक प्रकार से सौभाग्य का विषय है कि विधेयक को आज मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सहकारी विश्वविद्यालय की जो कल्पना आई, उसके बाद इसका नाम रखने का जब सवाल आया तो इसको त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय नाम रखने का निर्णय हुआ। मान्यवर, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो नाम रखा, उसके पीछे सहकारिता का दुनिया भर को आश्चर्यचकित करने वाला एक मॉडल और गांधी जी के सिद्धांतों से युक्त सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर ही प्रामाणिकता के साथ पूरा जीवन व्यतीत करने वाले एक व्यक्तित्व की भी इसमें बात आती है। ये त्रिभुवन जो नाम आया है, ये श्री त्रिभुवन काशीभाई पटेल के नाम से आया है। और ये त्रिभुवन भाई पटेल वही व्यक्ति है जिन्होंने मान्यवर अमूल की नींव डालने का काम किया। आजादी के पहले गुजरात के आनंद खेड़ा जिले के अंदर किसानों का दूध वहां से मुंबई की पॉल्सन डेयरी में जाता था। एक दिन कुछ किसानों ने दूध के भाव में बढ़ोतरी का मांग किया। पॉल्सन डेयरी ने दूध लेना बंद कर दिया। किसान असहाय हुए, त्रिभुवन भाई के नेतृत्व में सरदार पटेल के पास गए तो सरदार पटेल ने कहा, अगर आपको गुलामी ही करनी है तो शोषण का भी सहन करना पड़ेगा, और अगर गुलामी नहीं करनी है, शोषण सहन नहीं करना है, तो आपकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए और आपके दूध का व्यापार आप खुद बनाइए। और वहां एक पहली छोटी सी एक गांव की कोऑपरेटिव बनी जिसमें 250 लीटर दूध एकत्रित होता था। वहां से लेकर विश्व की सबसे मजबूत कोऑपरेटिव ब्रांड अमूल तक की यात्रा त्रिभुवन दास पटेल ने। मान्यवर, 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। एक प्रकार से इसको घर मिल गया, घर में बिजली मिल गई, घर में पानी मिल गया, घर में शौचालय मिल गया, घर के ऊपर सोलर पैनल लगने लगा, इसको 5 लाख तक का बीमा मिल गया, 5 किलो अनाज मुफ्त मिल गया। अब गरीब को ये सब मिल तो गया, मगर इसके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या ये आई मान्यवर कि पहले इसका पूरा जीवन पीढ़ियों तक 365 दिन जिन चीजों के लिए जाता था, वो सारी चीजें मोदी जी ने 10 साल में समाप्त कर दी। अब वो क्या करे?
उसके लिए तो कोई काम ही नहीं बचा। अब वो गरीब को, मान्यवर इनकी बात सही है, ये भौतिक संपदा की जो बात कर रहे हैं, देश में ढेर सारे लोगों को मिला है, मगर विचारों का दारिद्र्य आज भी खलास नहीं हुआ है। अभी मेरे सामने बैठा है, वैचारिक रूप का दारिद्र्य का नरेंद्र भाई के पास ही इलाज नहीं है। मन को ये विचारों की जो गरीबी है, इसको तो हम कैसे मिटा सकते हैं? वो तो पार्टी की हायरार्की में ऊपर से नीचे आती है, अब ऊपर ही नहीं है। हमारे गुजरात में कहावत है कि कुएं में भी नहीं है तो खेत में कहां से आएगा। मान्यवर, ये वैचारिक दारिद्र्य का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मान्यवर, ये गरीब के सामने एक समस्या आ गई कि अब क्या करना। मुफ्त अनाज मिल गया, बिजली का कनेक्शन आ गया, गैस आ, इसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। अब उसको आगे बढ़ना है, कुछ उद्यम करना है, देश के विकास में अपना योगदान देना है, मगर उसके पास पूंजी नहीं है। बेचारे के पास पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है तो वो कैसे करे? और मान्यवर, पूंजी बगैर के व्यक्ति को उद्यमिता के साथ जोड़ने का एक ही रास्ता है, कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसके माध्यम से 100 रुपए की पूंजी के मिलाकर करोड़ों लोग साथ में आकर अपना उद्यम कर रहे हैं, सम्मान पूर्वक जी रहे हैं, स्वरोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं और स्वरोजगारी के माध्यम से देश के विकास में अपना योगदान भी दे रहे हैं। मान्यवर, ढेर सारे अर्थशास्त्रियों के हिसाब से देश के अर्थतंत्र का एक मानांक जीडीपी है। इसको मैं भी स्वीकार करता हूं। जीडीपी एक बहुत बड़ा मानांक होता है देश के अर्थतंत्र की स्वास्थ्य बताने का, मगर भारत जैसा देश जहां 130 करोड़ की आबादी है, इसके साथ जीडीपी के साथ साथ रोजगारी भी बड़ा माध्यम है। मान्यवर, रोजगारी भी बड़ा माध्यम है और सहकारिता क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो 130 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से देश के विकास के साथ भी जोड़ता है और अपने सम्मान की भी रक्षा कर सकता है। मान्यवर, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 75 साल से देश का किसान, ग्रामीण व्यक्ति, कोऑपरेटिव लीडर मांग कर रहे थे कि देश की भारत सरकार के अंदर एक कोऑपरेटिव मंत्रालय बने। कोई नहीं सुनता था। मोदी जी ने 3.5 साल पहले कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया और मान्यवर, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया, उसके बाद में सहकारिता के विकास की एक नया अध्याय शुरू हुआ। मान्यवर, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाने के बाद देश की 8 लाख सहकारी समितियां हैं, 30 करोड़ लोग इसके सदस्य बने हैं। एक प्रकार से हर परिवार से एक व्यक्ति जुड़ा है। देश में हर 5वां व्यक्ति कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है और इसके विकास के लिए 75 साल से कोई प्रयास मान्यवर नहीं किया गया था। मान्यवर, इसीलिए मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय की स्थापना की और इसके बाद क्या हुआ? मान्यवर, 3.5 साल के अंदर कोऑपरेटिव मंत्रालय ने ढेर सारा काम किया है। 75 साल से देश के सहकारिता आंदोलन चलते पूरे देश भर में एक प्रकार से सिमेट्रिक आंदोलन नहीं रहा। विसंगतियां हुई। पश्चिम में अच्छा चल रहा था, दक्षिण में अच्छा चल रहा था, मध्य में मध्यम प्रकार का था, उत्तर में निर्बल हो गया, पूर्व में थोड़ा निर्बल हो गया। देश भर में असमान सहकारिता का आंदोलन चल रहा था और इसका विकास करना है तो सबसे पहले गैप्स ढूंढने पड़ेंगे। गैप्स कैसे ढूंढेंगे? कोई डेटाबेस ही नहीं था, क्योंकि सहकारिता राज्य का विषय है, तो गैप्स कैसे ढूंढेंगे? हमने सबसे पहला काम किया, सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर सहकारिता का डेटाबेस तैयार किया और मान्यवर 2.5 साल में सहकारिता का पूरा डेटाबेस बन चुका है। मान्यवर, आज हमारे डेटाबेस की साइट पर कोई चला जाए और बिहार के नक्शे पर उंगली रखे तो बिहार में टोटल कितनी कोऑपरेटिव है, डेयरी कोऑपरेटिव कितना है, पैक्स कितना है,
मार्केटिंग की कितनी है, मत्स्य कितनी, हाउसिंग की ये सारी चीजें मिलेगी। फिर बिहार के दरभंगा जिले में जाएगा, वहां उंगली रखेगा तो वहां का मिल जाएगा। फिर एक गांव का जाएगा तो गांव का भी, तो चिन्हित होगा कि गैप कहां है। और फिर तय हुआ कि 2 लाख नए प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स बनाए जाएंगे। इसके बाद देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पैक्स नहीं। और इस बात का भी अध्ययन किया गया कि पैक्स पहले भी बने थे, बंद क्यों हो गए? तो पैक्स इसलिए बंद हुए मान्यवर क्योंकि आर्थिक सुधारों के साथ साथ इनकी गतिविधियों पर कई प्रकार की कटौती आ गई। पहले पैक्स डिपॉजिट लेते थे, अब डिपॉजिट लेने में मनाही आ गई। पैक्स अपना ऋण खुद लेते थे, खुद ऋण देते थे तो ब्याज का दर वो तय करते थे। अब रिजर्व बैंक नाबार्ड ने ब्याज का दर तय कर दिया। अब उनके पास जो पूंजी आती है इसके 1.5% में ही किसान को देना पड़ता है, तो पैक्स कभी मुनाफा नहीं कर सकता। इसलिए हमने पैक्स के साथ इसके बायलॉज बदलने का निर्णय किया। और मैं देश भर की सभी दल की सरकारों का इस सदन में से फ्लोर पर खड़ा रहकर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पैक्स के बायलॉज भारत सरकार नहीं बदल सकती, पैक्स के बायलॉज राज्य सरकारें ही बदल सकती है। मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात किया, मॉडल पैक्स के बायलॉज भेजे, और मुझे आनंद है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर द्वारका तक पूरे देश ने बायलॉज एक्सेप्ट किए और सभी बायलॉज मनोहर बायलॉज बदलकर हमने क्या किया, 25 से ज्यादा आर्थिक कार्यकलाप पैक्स के साथ जुड़े। इसके अंदर चुनाव की पद्धति जुड़ी और इसके अंदर एक कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाला जो देश की सभी भाषाओं में बना हुआ है। मान्यवर, हमने पैक्स लघु मध्यम और दीर्घ अवधि के कृषि ऋण देता है, उन्नत अब बीजों का भी वितरण कर पाएगा, फल सब्जियों का उत्पादन कर पाएगा, मधुमक्खी पालन कर पाएगा, पैक्स मत्स्य सोसाइटी भी होगी, पैक्स डेयरी भी होगा, पैक्स रेशम उत्पादन के साथ भी जुड़ेगा, पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर भी होगा। और मान्यवर, मुझे बताते हुए आनंद है कि आज लगभग इस देश के अंदर मान्यवर 43,000 पैक्स 43,000 पैक्स सीएससी बन चुके हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 से ज्यादा योजनाएं वहां टिप पर मिलता है। जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना है पैक्स से करा लेते हैं, एयर टिकट बुक कराना है पैक्स से करा लेते हैं, रेलवे का टिकट बुक कराना है वहीं से हो जाता है, और कई प्रकार के सत्यापन भी आज पैक्स कर सकता है। ऐसे 43,000 पैक्स बने हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र हमने पैक्स बनाए, 36,000 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में आज काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाने का भी हमने उसको मौका दिया और आज 4,000 से ज्यादा सोसाइटियां जन औषधि केंद्र बन चुकी हैं। पेट्रोल और डीजल आउटलेट के लिए करा, 400 पैक्स अपना पेट्रोल पंप बना चुके हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा, कई सारे पैक्सों ने आवेदन कर दिए हैं। और मान्यवर, अब तक भंडारण का काम करीब स्टोरेज का काम, अनाज के स्टोरेज का काम प्राइवेट हाथों में चला गया था। हमने विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना नरेंद्र मोदी जी ने, और 576 पैक्स अब तक गोडाउन बनाने का काम चालू कर चुके हैं। 11 पैक्स का गोडाउन समाप्त हो चुका है और पैक्स के माध्यम से ही खरीदा हुआ धान और गेहूं वहीं स्टोरेज होता है और वहीं से हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज पहुंचाया जाता है। मान्यवर, और हमने ये सब बिजनेस करने के लिए, ये सब काम करने के लिए कंप्यूटराइज एक सॉफ्टवेयर दिया। भारत सरकार ने 2516 करोड़ रुपया परिव्यय कर देश की 67,000 पैक्स को कंप्यूटर भी दिया, सॉफ्टवेयर भी दिया और खर्चा कर लेगेसी डेटा का स्टोरेज भी कराया। और आज इस 67,930 पैक्स में से मान्यवर 43,658 पैक्स
ये लगभग 2/3 पैक्स लाइव हो गए हैं। शाम को ही इनका अकाउंट हो जाता है, उनका ऑडिट भी ऑनलाइन होता है, सारा कारोबार ऑनलाइन हो चुका है। मतलब एक प्रकार से सहकारिता क्षेत्र में एक क्रांति आई है और 2 लाख बहुउद्देशीय नए पैक्स जो बनाने हैं, इसके लिए एनडीडीबी, एनएफडीबी और राज्यों के संघ, ये तीनों को जिम्मेदारी दी है। पंचायतें भी चिन्हित हो चुकी है, उनकी रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही भी चालू है। अब तक 60,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं और 14,000 से ज्यादा पैक्स उसमें से काम करते हुए हो गए हैं। मान्यवर, जब ये 2 लाख पैक्स हर पंचायत में पहुंचेगा तो फिर से एक बार सिमेट्रिक तरीके से, संतुलित तरीके से हमारे देश का कोऑपरेटिव आंदोलन खड़ा होगा। जब पैक्स बनता है तो ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बनती है, जब ग्रामीण डेयरी बनती है तो ऊपर जिले की डेयरी बनती है, जब जिले की डेयरी सभी जिलों में बन जाती है तो प्रदेश का डेयरी का स्ट्रक्चर बनता है। मूल चीज पैक्स है मान्यवर, और ये पैक्स हर पंचायत में पहुंचाने का काम हम दूसरी बार देश की जनता के सामने जनादेश लेने के लिए जाएंगे, उसके पहले हम समाप्त कर देंगे और सहकारिता का व्याप पूरा आगे बढ़ेगा। जैम पर खरीदी के लिए हमने लगभग 550 से अधिक सहकारी समितियां ऑन बोर्ड हो चुकी हैं। अब खरीदी का अभियान भी चलाने वाले हैं। सालों से मान्यवर, मैं कहूंगा ये फिर से रुक जाएंगे। कांग्रेस के शासन में पैक्स को इनकम टैक्स में बड़ा अन्याय होता था। सहकारी समितियों पर आयकर पर अधिभार 12% से कम कर 7% किया, मैट को 18.5% से कम कर 15% किया और धारा 269 एसटी के तहत 2 लाख से कम लेन देन पर आयकर जुर्माने से छुट्टी दी गई और उनका वह निर्माण करने वाली सहकारी समितियों का दर 30% से घटाकर 15% कर दिया। पैक्स और बाकी लोगों के लिए 2 लाख से बढ़ाकर नकदी जमा करने का काम 20,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया और टीडीएस से मुक्ति की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी और 3 नए सहकारी समिति राष्ट्रीय स्तर की बनाने का हमने काम किया, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का काम करेगी। मान्यवर, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव संस्था बनाया, जिसमें अब तक लगभग 8,000 पैक्स जुड़ चुके हैं। इनके माध्यम से हमारा किसानों का, देश के किसानों का उत्पाद विदेश में एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है और अब तक 12 लाख टन सामग्री हम NCEL के माध्यम से दुनिया भर के बाजारों में बेचकर इसका मुनाफा सीधा किसान के पास हमने पहुंचा है। भारतीय जैविक सहकारी बीज लिमिटेड, इसके माध्यम से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसान खरीदता है, उत्पादित करता है, इसको खरीद कर, इसका टेस्टिंग कर भारत ब्रांड के विश्वसनीय ब्रांड नेम देकर पैकेजिंग कर आज बाजार में बेचा जाता है। इसके कारण ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिनको चाहिए उन लोगों को अच्छे दाम देने के लिए तैयार है, उनको विश्वसनीय ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। तो टेस्टेड लेबोरेटरी में, दुनिया की सबसे आधुनिक लेबोरेटरी में टेस्टिंग की हुई चीजें अमूल और भारत ब्रांड के साथ जाती है और 19,000 पैक्स के किसान अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को BBSSL के माध्यम से आज ऑर्गेनिक मार्केट के अंदर देश और विदेश के बेचते हैं। इसकी टेस्टिंग की कंप्लीट व्यवस्था हुई है और टेस्टेड मटेरियल एक भारत ब्रांड के साथ जाता है और ढेर सारे ब्रांड, ढेर सारी प्रोडक्ट हमने की, मैं आगे बताता हूं आपको प्रोडक्ट का लिस्ट। और इसके साथ भारतीय जैविक सहकारी बीज लिमिटेड किया है। हमारे मीठे बीजों का जो परंपरागत बीज है, जिसका टेस्ट ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए भी उपकारक है, एक भी बार हाइब्रिड नहीं किया गया, ऐसे बीजों का संरक्षण और संग्रहण कर हमने इसको संरक्षित किया और बीज उत्पादन के लिए, हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए, जो पहले बड़े किसानों के लिए ही कॉर्पोरेट कंपनियां इसका
एग्रीमेंट करती थी, इसकी जगह 2.5 एकड़ के किसान को भी बीज उत्पादन के लिए हमने जोड़ा और आज 20,000 पैक्स के किसान बीज उत्पादन का, पूरा देश जानता है कि अनाज उगाने में और बीज की खेती करने में 2.5 गुना नफा बीज की खेती करने में, मगर छोटा किसान नहीं कर पाता था हमारे, इसके माध्यम से हुआ है मान्यवर। और ये जो ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव हमने बनाई भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के लिए, मैं इसलिए सदन के सामने कहता हूं कि आपके माध्यम से देश भर में जाए, उनको अगर विश्वस्त ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपनी रसोई के लिए लेनी है तो ले भी पाए, ऑनलाइन भी मिलता है। इसमें जैविक चावल, आटा, अनाज, बाजरा, चीनी, गुड़, चाय, कॉफी, साबुत मसाले, जैविक तेल, शहद और पीसे हुए मसाले, सूखे मेवे, जैविक बेसन, जैविक चना की दाल, जैविक मसूर की दाल, जैविक राजमा, तूर दाल और साबुत हरी मूंग, ये सारा 100% ऑर्गेनिक आज भारत ब्रांड के नाम से उपलब्ध है। और दूसरी विशिष्ट बात यह है, ये सारा जो ज्यादा रेट मिलता है वो रेट अमूल की ही पैटर्न पर 20% ही ये ऑर्गेनिक लिमिटेड के अकाउंट में जाता है, 80% पर केजी के हिसाब से सीधा किसान के अकाउंट में भेज दिया जाता है। पहले हम किसान को एक बेस रेट देते हैं, मगर जो ज्यादा रेट मिलता है वो 31 दिन को इसका हिसाब किताब कर पर केजी हमने वापस देने की बात करी है। और मान्यवर एनसीडीसी सालों से बनी थी, सहकारिता मंत्रालय मोदी जी ने बनाया, क्या परिवर्तन हुआ सब जानते हैं। एनसीडीसी सहकारी संस्थाओं को ऋण देने की बात है, मगर पहले कोई ऋण लेने के लिए आए ऐसा सहकारी आंदोलन ही नहीं था। एनसीडीसी 2021 में 25,000 करोड़ का टर्नओवर करती थी, 25,000 करोड़ का ऋण वितरित करती थी। 23-24 में 21 में स्थापना हुई, 23-24 में 25,000 से 60 करोड़ हुआ और 24-25 में अब तक 1,28,000 करोड़ रुपए का मानो 25,000 से 1,28,000 इतना सारा ऋण कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देने का काम एनसीडीसी ने किया है। और ये सब होकर एनसीडीसी का शुद्ध मुनाफा भी बढ़ा है। और मान्यवर एनपीए कितना है? नेट एनपीए 0% है, एक काना पैसा भी डूबा नहीं है। आज भी मैं कहना चाहता हूं इस सदन के ऊपर कि जो छोटा किसान है, जो ग्रामीण व्यक्ति है, वो प्रामाणिक है, वो ऋण लेता है तो ऋण चुकाता भी है और सूद भी देता है। इसलिए ये 0 नेट एनपीए के साथ 1,28,000 करोड़ का कारोबार किया है। एनसीडीसी ने 44 समुद्री ट्रॉलर महाराष्ट्र और गुजरात के मछुआरों के लिए दिए हैं, जो डीप सी में जाकर इसके मत्स्य का उद्योग करते हैं। 48 सहकारी मिलों को, चीनी मिलों को 10,000 करोड़ दिया है। लगभग 3,000 एफपीओ बनाए हैं, 1,070 एफएफपीओ बनाए हैं और 800 करोड़ का मुनाफा इस बार एनसीडीसी ने किया है। ऋण भी बढ़ाया, 0 एनपीए भी लिया और मुनाफे को 100 करोड़ से 800 करोड़ तक करने का काम हमारी एनसीडीसी ने किया है। मान्यवर कई सारे नए बदलाव किए गए। सहकारी क्षेत्र में समस्त धन का प्रवाह, कोऑपरेटिव प्रवाह, सहकारी बैंकों को जोड़ने के लिए हमने गुजरात और पंचमहाल और बनासकांठा, गुजरात के पंचमहाल और बनासकांठा जिले में कोऑपरेशन अमंग्स कोऑपरेटिव, हर सहकारी संस्था का अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में होगा और जो सहकारी समिति का जो सदस्य होगा उसका भी अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में होगा। मान्यवर मेरा भी अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में मैंने कर दिया। और ये आंदोलन के कारण गुजरात के बैंकों के अंदर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट की बढ़ोतरी हुई है। मान्यवर